Can you hear me? Yes, ma'am. ओके अब हम मुझे सुनाई दे रही है, नहीं तो मुझे आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अच्छा, तो फाइनल गुड के साथ साथ दूसरा कौन सा कमोडिटी होता है जिस इट बिगिंस विद द लेटर आई? Intermediate goods. यस, वेरी Intermediate गुड। goods, ma'am. इंटरमीडिएट गुड। फैक्टर कॉस्ट एंड डैश Market प्राइस। price. Market Market मार्केट price. प्राइस, ठीक है। ग्रॉस एंड एन से net. Net नेट। domestic. हाँ, ग्रॉस Net कॉन्सेप्ट domestic. एंड नेट कॉन्सेप्ट। Domestic. ओके, Yes. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, अब एनीवे टाइम को अब यूटिलाइज करते हुए हम लोग लास्ट जो फंडामेंटल है NFIA उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट NFIA जिसको शॉर्ट में कहते हैं, it is composed of three things. One is called, number one, net compensation of employees. दूसरे को कहते हैं नेट ऑपरेटिंग सरप्लस, या कहिए कि नेट अर्निंग्स फ्रॉम लाइक प्रॉफिट एंड रेंट इत्यादि। एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट वन, इट इज नोन एज the net retained earnings of resident companies abroad. Now, national income at every step requires a lot of discussion, इसलिए हम ये क्लियर करेंगे। मेरा लगभग कहिए कि 2 क्लास मैक्सिमम या मैक्सिमम 3 रादर नेशनल इनकम में जाएगा। इस क्लास में कैलकुलेशन शुरू कर देंगे, नेक्स्ट क्लास भी उसी में हमारा इन्वॉल्व होगा, और थर्ड क्लास जो होगा ना उसमें राउंड अप कर देंगे प्रिकॉशंस while estimating national income, क्योंकि नेशनल इनकम जितना सिलेबस है ना, ये टॉपिक सबसे ज्यादा समय लेता है, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है। सब टॉपिक ही ऐसा है, द नेचर ऑफ टॉपिक इज लाइक दैट। एंड देन वी मे रन थ्रू आवर सिलेबस, रेंट प्रॉफिट वगैरह एक एक दिन में भी कवर हो सकता है, इसलिए इस तरह से बैलेंस कर रहे हैं और थोड़ा सा समय लग रहा है। अच्छा, NFIA, that is called net factor income from abroad। अब ये है क्या? हम पहला इसका कंपोनेंट यानी कि हिंदी में कहेंगे घटक कहे, नंबर 1, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब आप यह समझिए कि जो हमारे भारतीय मूल के लोग बाहर टेम्पररी रूप में जाकर के निवास करते हैं और अर्न करते हैं, भारत के मूल का व्यक्ति है परंतु टेम्पररी रूप में कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में निवास करता है और वेजेस पाता है। वेजेस को ही हम लोग टेक्निकल टर्म कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। वेजेस का अर्थ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सीधे शब्दों में। तो हम ये कहे कि हमारा भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति बाहर टेम्पररी रूप से निवास करता है और डॉक्टर के रूप में, लॉयर के रूप में, इंजीनियर के रूप में पैसा कमाता है। तो मान लीजिए कि इस तरह के भारतीय बाहर जो भी वेजेस पा रहे हैं, राष्ट्र के बाहर जब वो काम कर रहे हैं, सो देयर अर्निंग्स टुगेदर इज 10,000। मान लीजिए 10,000, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। और इसी तरह से बाहर का नेपाली, डिस्कस किए थे ना कि एक नेपाली गुरखा आता है और हमारे अपार्टमेंट में सिक्योरिटी का काम करता है, तो उसको पैसा दिया गया, उसको वेजेस दी गई। श्रीलंका का प्रोफेसर टेम्पररी रूप में भारत आता है, डीयू में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, उसको सैलरी दिया गया। तो हम लोगों ने सैलरी दी उन लोगों को जो बाहर के राष्ट्र के हैं परंतु हमारे यहाँ टेम्पररी रूप में रिसाइड कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों ने दी 8,000 और हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लॉयर्स जो कि बाहर के राष्ट्रों में टेम्पररी रूप में कार्य कर रहे हैं और वो पा रहे हैं 10,000। तो हमारे doctors, engineers serving other country, they are earning 10,000, and those who are outsiders, who belong to other countries, they are coming over here in India, working in our domestic territory, and we are paying them wages equal to 8,000. So what is the net wage? What is the net compensation to employ? 10,000 रुपए भारत प्राप्त कर रहा है और 8,000 आउटफ्लो हो रहा है।
तो what is it is how much? Tell me what is the net? 2000. Please say. 2000. Yes, plus 2000. 2000. Plus 2000. So net compensation to employee is plus 2000. ये net factor income from abroad का एक component हुआ. नंबर 2 component क्या हुआ? नंबर 2 component हुआ जिसे कहते हैं हम लोग कि net net क्या बोले? Income from property and entrepreneurship. Now what is this income from property and entrepreneurship? अब ये देखिए, हो सकता है कि आप इंग्लैंड में कोई बंगलो खरीदे हो और उसको आप रेंट पे लगा दिए, हाँ, टू लेट कर दिए, रेंट पे लगा दिए, तो आपको रेंट प्राप्त हो रहा है। आप सिंगापुर में इन्वेस्ट किए कुछ पैसा बिजनेस में, तो आपको किसी को आपने बोरो किया, पैसा दिया किसी बिजनेसमैन को, किसी को एज अ फिनेंशियर, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंगापुर वाले व्यक्ति से प्राप्त हो रहा है। और आप थाईलैंड में जाकर के कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं दूसरे राष्ट्र में, तो आपको वहां से प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो टेम्पररी रूप से, टेम्पररी वर्ड याद रखना है, मेरे कहने का अर्थ है कि आपने बाहर के राष्ट्रों में हो सकता है कि कोई बिल्डिंग रेंट पर दिया हो, किसी को पैसा दिया हो, बोरो किया हो, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होगा। आपने कहीं बिजनेस किया अफ्रीका में, मोजाम्बिक में, लिबिया में या अमेरिका में, तो आपको प्रॉफिट यानी लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह से हो सकता है क्या, ये होता ही है कि बाहर का व्यक्ति, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आकर के बिजनेस करे, तो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, वो उसके पॉकेट में फ्लो हो रहा है। इसी तरह से कोई बाहर का व्यक्ति, कोई श्रीलंकन यहाँ पर आकर के इंडिया में कोई बिल्डिंग खरीदता है और उसे किराए पर दे देता है, रेंट आउट कर देता है, तो उस श्रीलंकन को रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंट प्राप्त हो रहा है। और मान लीजिए कि कोई और भूटानी या नेपाली किसी इंडियन बिजनेसमैन को मान लीजिए पैसा दिया, तो उसे क्या प्राप्त होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होगा। इट मींस others are earning rate of interest, others are earning rent, others are earning profit because they have invested in India. And similarly, we have invested in UK, we must be earning rent if we have given on रेंट अ सर्टेन बिल्डिंग। कोई भारतीय अगर मान लीजिए इंग्लैंड में कोई बिल्डिंग लेट आउट किया, तो उसे रेंट प्राप्त हो रहा है, भारतीय बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी प्राप्त हो सकता है। तो मान लीजिए, इमेजिन कि हम लोगों को 60,000 प्राप्त हुआ और दूसरे लोग फ्रांस से, अमेरिका से, सिंगापुर से, नॉर्वे से दूसरे लोग रेंट इंटरेस्ट और व्हाट एल्स, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में हम लोग उनको दे रहे हैं, हमारे कंट्री से वो अर्न कर रहे हैं 70,000। आई रिपीट, हम इंडियंस बाहर की कंट्री में कुछ ना कुछ निवेश करके किराए के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, लाभ अर्थात प्रॉफिट के रूप में 60,000 एक अकाउंटिंग ईयर में प्राप्त किए। और कोई फ्रांस का, कोई जर्मनी का, कोई नॉर्वे का भारत में कोई बिल्डिंग को लेट आउट करके रेंट या इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में 70,000 हमारे यहाँ से प्राप्त किया। So the inflow to India is 60,000 and the outflow is 70,000. So what is the net operating surplus? या आसान शब्दों में net income from property and entrepreneurship कितना हुआ? 60 और 70 का डिफरेंस बताइए। Please tell me the difference. Children, please tell me. Yes, minus 10,000. yes, that is why I wanted to hear. 10,000 तो हम लोग समझ ही रहे हैं, हम यही I wanted to hear minus 10,000. NFI ये प्राय माइनस में चला जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा, तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं। And the last one is called net retained earnings of resident companies abroad. अब एग्जाम्पल से रिसॉर्ट करते हैं to the examples. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS या कोई और ही कंपनी मान लीजिए अपना ब्रांच खोली हुई है सिंगापुर, हांगकांग, लंदन में, और वहां से वह 4 लाख अर्न कर रही है,
इसी तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज, भारतीय कंपनीज बाहर में अपने ब्रांच, यूके में, फ्रांस में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में भारतीय कंपनी अपने ब्रांच को स्थापित करके अर्न कर रही हैं 1 लाख। और बाहर की कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर, रूपर्ट मर्डॉक स्टार टीवी से करोड़ों कमा रहा है। तो मान लीजिए कि बाहर की कंपनी जो है, वो फॉरेन कंपनी हमारे लिए जो है, वो भारत में भी तो वर्क कर रही है। मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है, केएफसी है, मॉर्गन स्टैनली है, कितने सारे, ऑग्लिवी माथर है, कंपनी ही कंपनी है, स्टार टीवी है। तो बाहर के कंपनी हमारे भारत में बिजनेस करके वो कमा रही हैं 8 लाख, और हम लोग कितना कमा रहे हैं? मात्र 1 लाख। भारतीय कंपनी की नेट रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 1 लाख। और बाहर की कंपनी यहाँ भारत के धरती पर कितना कमा रही है? 8 लाख। सो व्हाट इज द नेट रिटेन्ड अर्निंग्स? Yes, say minus. 7 lakh. Please say minus. 7 lakh. Yes, very good. So now I do not need to bother. आप लोग समझ गए, तो बस लिख लीजिए। देखिए NFIA ये चीज होता है, it comprises of 3 things। और इसीलिए one thing also I will make you write कि normal resident is the concept important। And anyway, you begin. Let us not waste our time. It is already 10:13. Write down net factor income from abroad. Net factor income from abroad is equal to net factor income from abroad is equal to net compensation of employees, net compensation of employees plus net income from property, net income from property and entrepreneurship, net income from property and entrepreneurship plus net retained earnings, net retained earnings of resident companies abroad, net retained earnings of resident companies abroad. Okay, 3 things: net compensation of employees plus net income from property and entrepreneurship plus net retained earnings, net retained earnings of resident companies from abroad. This is NFIA. NFIA के 3 घटक हैं। एक सेंटेंस और लिखिए। हम पहले ही कहते कि शुरू में ही सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बताएंगे कंफ्यूजन के लिए, स्टेप बाय स्टेप। सो यू राइट डाउन, नेशनल इनकम मे बी डिफाइंड एज, national income may be defined as sum total of factor incomes, sum total of factor incomes earned by Excuse me, ma'am. sum total, हाँ say please. मनी माइक म्यूट करो तो। हाँ प्लीज चिल्ड्रन, सभी लोग म्यूट कर दीजिए, तभी तो ढंग से सुनाई देगा। नेशनल इनकम may be defined as sum total of
Sum total of factor incomes. Sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country during a year, या better है during an accounting year. Sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country during an accounting year. Okay, enough. Now let us begin. Yes, there are three ways in which national income is calculated. The last part of the story is how to estimate national income, how to calculate national income. There are three ways to calculate national income. Number one, value added method. Number two, income method. And number three is known as expenditure method. In this particular class, I discussed the value added method, and then we will try to sum it by writing few things about it. देखिए, नंबर वन जो हम लोगों को याद रखना है, वैल्यू एडेड मेथड प्रोडक्शन से संबंधित है। यह अर्थात सीधे शब्दों में कोई भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन के एंगल से जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग वैल्यू एडेड मेथड का सहारा लेते हैं। नेशनल इनकम के तीन चेहरे हैं, नेशनल इनकम के तीन पक्ष हैं, नेशनल इनकम को प्राप्त करने के तीन रास्ते हैं। वो तीनों रास्तों से आप नेशनल इनकम पर ही जाइएगा और ये चीज यू लर्न बाय हार्ट थ्रू आउट योर लाइफ। ये चीज हर वक्त याद रखिएगा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें कभी मत गड़बड़ाइएगा। यू बेटर राइट नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही है नेशनल इनकम। NDP कहिएगा, GDP कहिएगा, GNP कहिएगा, नो, दैट इज नॉट नेशनल इनकम। दे आर अदर रिलेटेड एग्रीगेट्स, दे आर रिलेटेड एग्रीगेट्स। पर कोई भी पूछे, आपको अगर MCQ ज्यादा आता है और पूछा गया व्हाट इज नेशनल इनकम इज इक्वल टू 1 NNP at factor cost, 2 GDP at market price, 3 GNP at factor cost, third NDP at factor cost। तो आपका आंसर होगा A, NNP at factor cost। तो ये हर वक्त कंठस्थ रहे कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में। ये हम लोग सब जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया जाए? हम लोग नेशनल इनकम शुरू में पढ़े थे तो कहे थे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। 10 क्विंटल दाल, 10 क्विंटल pulses sold at rupees 200 per quintal. So Q is 10 quintal and that is Q quantity and price is 200 per quintal. Next, 5 meters cloth into 25 meters per meter. Q is 5 meter of cloth और प्राइस है 25 रुपया प्रति मीटर। टर्शरी सेक्टर, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर या मूवी का क्रिएशन हुआ तो कहिए जैसे कि नंबर ऑफ स्कूल्स या नंबर ऑफ थिएटर्स 100 एंड
ईच इज अर्निंग पर टिकट सोल या पर फी, जैसे एजुकेशन में आएगा तो मान लीजिए कि पर फी या पर टिकट हुआ 600 रुपी। तो सबको, मेरे कहने का अर्थ है, क्वांटिटी इनटू प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो हम अराइव कर जाएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो द फर्स्ट स्टेप वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्वांटिटी इनटू प्राइस। इसके साथ एक एडिशनल नॉलेज दे देना चाहिए, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट कोई फर्म का पता लगाया जाता है ना, तो इक्वेशन ये भी चलता है सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। पर खैर उतना डिटेल में शायद उतना जाने की आवश्यकता नहीं। पहले आप याद रखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्यू इनटू पी। हमको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ। 100 मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में, किसी में 100 रुपया, किसी में 200 रुपया, किसी में 300 करोड़ रुपया। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड निकालना होता है। ठीक है। वैल्यू एडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडिशन इन द सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडेड इन द टर्शरी सेक्टर। ये कैसे निकलेगा? अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर में वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लीजिए 100 रुपया हुआ। प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोड्यूस हुआ ना, दलहन तेलहन व्हाटएवर इट इज, तो 100 रुपया का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ। परंतु इसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी तो यूज हुई। अब इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे अच्छे बीज, गुड सीड्स, इरिगेशन, सिंचाई, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ताकि हमारे अनाज प्रोटेक्टेड हो। उसमें 20 रुपया चला गया। 100 रुपया वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो कि Q इंटू पी करके आया है। परंतु इस 100 रुपया में जो 20 रुपया का वैल्यू है ना, वो तो कहिए कि इंटरमीडिएट गुड्स है। मतलब बीज पर, सिंचाई पर, पेस्टिसाइड्स पर, फर्टिलाइजर पर, इन सब पे 20 रुपया चला गया। तो वैल्यू एडेड कितना हुआ? 100 माइनस 80। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। 100 माइनस 20, तो कितना बचा? वैल्यू एडेड इज हाउ मच? टेल मी प्लीज। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। 80 समझ गए? हाँ, 80। अब वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। अब हम लोगों ने क्या बनाया? फाइनल कमोडिटी, मान लीजिए गारमेंट बन के तैयार हो गई, एक सलवार सूट बन गया, एक शर्ट बन गया, इत्यादि। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स बन के तैयार हो गई सेकेंडरी सेक्टर में। परंतु अगेन वी विल रिसोर्ट टू द सेम फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज, मान लीजिए 200, 200 रुपया वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ, किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। पर 200 में ना 40 रुपया वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स था। 40 रुपया किस रूप में? जो गारमेंट स्टिच हुआ, बना, फाइनल कमोडिटी, उसमें क्या लगा? थ्रेड लगा, नीडल, स्टिचिंग हुई, आयरनिंग हुई। तो ये सब क्या है? ये थ्रेड है। ये जो स्टिचिंग किया गया, जो नीडल्स का उपयोग किया गया, ये सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि नीडल और थ्रेड इत्यादि यार्न की मदद से ही तो रेडीमेड गारमेंट बना। तो 200 वैल्यू ऑफ आउटपुट था, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये नीडल और थ्रेड कितना आया? 40 रुपए। तो value of output minus value of intermediate goods is equal to 200 minus 40 is equal to how much? Tell me children. 160. Okay, so you are understanding. 160 आ गया। इसी तरह वैल्यू इन टर्शरी सेक्टर कैलकुलेट करेंगे कि मान लीजिए वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ 500, परंतु 500 जो बना, थिएटर बना, मॉल बना, पीएनएम मॉल बना, 500 रुपया, बहुत मॉडेस्ट रखते हैं, हास्यास्पद है, बट स्टिल हम लोग को समझने से मतलब है। 500 रुपया
वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ थिएटर का, परंतु उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, या पिक्चर बनी 500 कमाई, उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, कैमरा का खर्चा आया और इतने सारे जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उनमें खर्च आए, तो उसमें 500 रुपया में 100 रुपया वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में निकल गया। तो फिर वैल्यू एडिशन टर्शरी सेक्टर में हुआ 500 माइनस 100, 400। अब ये वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर जो भी आया था, यस वट एवर इज द नंबर, मान लीजिए 80 आया, दूसरे में 160 आया, तीसरे में 400 आया, तो 400 प्लस 160 प्लस 80, 400 प्लस 160 प्लस 80, सीधे वाक्य में वैल्यू एडेड इन प्राइमरी प्लस वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी प्लस वैल्यू एडेड इन टर्शरी will help us to arrive at what? Gross value added. Gross value added, or this is known as gross domestic product, GVA at market price. और दूसरा पर्यायवाची है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यही कहलाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आप पूछेंगे कि आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस कह रही हैं, फैक्टर कॉस्ट क्यों नहीं कह रही हैं? देखिए, हम मार्केट प्राइस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत की जर्नी हमारी कहाँ से शुरू हुई? क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने कैसे कैलकुलेट किया? क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो दाल बिका कहाँ, अनाज बिका कहाँ? मार्केट में कि फैक्ट्री में? मार्केट में कि फैक्ट्री में? मार्केट से मार्केट में। वेरी गुड। जो कॉटन क्लॉथ बना, क्वांटिटी इनटू प्राइस, वो प्राइस का वैल्यूएशन हुआ, वो क्लॉथ सेल कहाँ हुआ? मार्केट में कि फैक्ट्री में? मार्केट में। मार्केट में। ठीक है। जो सिनेमा थिएटर में मूवी चली तो वो स्टूडेंट जाकर के पिक्चर देखने गया, तो सिनेमा थिएटर ने टिकट कहाँ पे मतलब सेल किया? फैक्ट्री में अपना, जहाँ मूवी निर्माण हो रही थी, कि मार्केट में? मार्केट में। मार्केट मार्केट में है ना, मार्केट में। सो एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड, एवरीथिंग इज बीइंग असेस्ड एट मार्केट, in the market. So we say GDP at market price. ठीक है। अब इसके बाद जर्नी बहुत सिंपल है, जो फंडामेंटल समझ जाएंगे तुरंत। अब हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम इज इक्वल टू, हम क्या लिखवाए अभी, इज इक्वल टू व्हाट? उसका एब्रिविएशन मुझे बताइए। NNPFC। यस, वेरी गुड, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब आपकी जर्नी चलेगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और अंत मेरा गंतव्य स्थान है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को आप जिस भी तरह से लीजिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, हाँ, उसमें क्या कीजिए, कर दीजिए उसको फैक्टर कॉस्ट में परिवर्तित हमको करना है। तो जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो याद रखिएगा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। और जब फैक्टर कॉस्ट, जैसे हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे मुझे जाना है, फिल अप द ब्लैंक्स है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस डैश इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हम करेंगे माइनस एनआईटी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो प्लस एनआईटी किया जाता है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, तो अब हम लोग अपने स्टडी पे आ जाते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मुझे जाना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। सो मैं क्या करूंगी, फिल अप द ब्लैंक्स अगर आया एग्जाम में, व्हाट विल यू राइट? माइनस एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट, Yes, minus NIT. It will give you GDP at factor cost. एक स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है, मुझे जी से एन पे जाना है, जी को मुझे ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है। तो हम लोग पढ़े थे ना डेप्रिसिएशन कॉस्ट, डू यू रिमेम्बर डेप्रिसिएशन कॉस्ट? तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। उसमें हम लोग क्या चीज माइनस करेंगे नेट पे जाने के लिए? माइनस डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो हम लोग किस चीज पे आ गए? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
ग्रॉस से किस पे आ गए, नेट पे आ गए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और अब लास्ट हमारा स्टेप है, अब मुझे जाना है एनएनपी पर। ये भी, ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। एन इसमें भी, एन उसमें भी, पी इसमें भी, पी उसमें भी, और फैक्टर कॉस्ट यहाँ भी, फैक्टर कॉस्ट वहां भी। तो जो जाति से मेल नहीं खा रहा है वो शब्द कौन है, डी। यहाँ D. डी है और वहां एन है। तो डी से एन पे जाने के लिए वी विल ऐड जो आज हम लोग शुरू में पढ़े, दैट इज NFIA. प्लस, NFIA. very good, plus NFIA. So you NFIA, have yes, arrived ma'am. at what, NNP at factor cost. And then you will write NNP at factor cost is national income. Okay, please put your pen and paper together. 10:32 ho raha hai. I hope we will be able to write this down. Write down value added method of calculating national income. Value added method of calculating national income. और नेशनल इनकम के बगल में ब्रैकेट करके लिखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। स्टेप वन, स्टेप वन, we identify, we identify the different producing sectors, the different producing sectors in an economy, in an economy, and calculate value of output, and calculate gross value of output भी लिख सकती हैं, gross value of output in each of them, gross value of output in each of them. This is estimated, this is estimated through calculating, through calculating or using the formula quantity into price, using the formula quantity into price, quantity into price in each sector, in each sector, primary, primary, secondary, secondary, and tertiary, and tertiary. Thus we have arrived at, thus we have arrived at gross value of output, gross value of output. Step 2, step 2, we estimate, we estimate gross value added, we estimate gross value added. Point number A, point number A, इसी में point number A, gross value added, GVA लिखिए शॉर्ट में, GVA in primary sector, GVA in primary sector is equal to, is equal to gross value of output, gross value of output
In primary sector, minus value of intermediate goods used in primary sector. PS लिखिए primary sector. Gross value of output in primary sector minus value of intermediate goods used in PS, primary sector. Point number B. Gross value added in secondary sector. Gross value added in secondary sector is equal to gross value of output is equal to gross value of output in secondary sector minus value of intermediate goods used in secondary sector. SS लिख दीजिए. Value of intermediate goods used in secondary sector. Point number C. Value added या कहिए gross value added. Value added लिखिए. Both will go. Depreciation अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं. Gross value added in tertiary sector is equal to gross value added in tertiary sector is equal to gross value of output in tertiary sector minus value of intermediate goods used in tertiary sector. I hope I am not fast in dictating the answer. थोड़ा abbreviation short में answer लिखिए. Have you written the three? Yes, children? Yes, Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, अब next line उसी में लिखिए. So we arrive at GVA at market price. So we arrive at GVA at market price, also known as